हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का 14वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। एक कहानी यह भी। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे और इस पाठ को ख़त्म करेंगे। पहले वाले भाग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेखिका मन्नू भंडारी अपने बचपन के बारे में बताती हैं। बहुत पुराना समय उन्हें याद नहीं है। जब से उन्हें याद आता है तब से उन्होंने अपने पिता को बहुत ही गुस्सैल और शक्की स्वभाव का देखा था। वो अपनी माँ के बारे में कहती है कि मेरी माँ में धरती से भी ज़्यादा सहनशीलता थी, इसलिए मैं कभी उनको अपना आदर्श नहीं बना सकती। लेखिका के भाई बहन जो थे, जब उनकी शादियाँ हो गई या वो पढ़ने के लिए हॉस्टल आदि भेज दिए गए, तब उनके पिता का ध्यान लेखिका पर गया था और उन्होंने उनकी प्रतिभाओं को पहचाना था। वो अपने साथ उसे राजनीतिक बहस आदि में बिठाते थे और चाहते थे कि मनु जाने कि देश में उस समय क्या क्या चल रहा है। और लेखिका कहती हैं कि उस समय 1942 के बाद तो देश में वैसे भी बहुत से आंदोलन आदि चलते थे, तो राजनीतिक आंदोलनों की समझ मुझ में ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस समय शहीदों और देशभक्तों के द्वारा दी गई कुर्बानियों से मन जरा सा डरा सा रहता था। अब हम पढ़ते हैं आगे। 10वीं कक्षा तक यह आलम था। आलम मतलब हाल। लेखिका कहती हैं कि जब मैं 10वीं में आई तब तक तो ये आलम था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहस सुनती थी। कोई समझ तो खास नहीं होती थी, लेकिन घर में जो राजनीतिक डिबेट आदि चलते थे, जो बातें चलती थी, उनको मैं सुनती थी। और बिना चुनाव किए, बिना सेलेक्ट किए ही, किसी भी लेखक की अहमियत से परिचित हुए बिना ही किताबें पढ़ा करती थी। 10वीं कक्षा तक कहती हैं मुझे किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना, निर्णय लेना नहीं आता था, इसलिए बिना किसी समझ के मेरे पिता के कहने पर राजनीतिक बहस आदि को सुनती थी। और जब भी कोई किताब पढ़नी होती थी तो बिना किसी लेखक की अहमियत जाने और बिना किसी अच्छी किताब का चुनाव किए कोई भी किताब उठाकर पढ़ लिया करती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई, उस समय 10वीं के बाद ही कॉलेज शुरू हो जाता था। तो कह रही हैं कि जैसे ही मैं 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। इनकी एक हिंदी की लेक्चरर थी शीला अग्रवाल, जिनसे ये बहुत प्रभावित हुई और इनसे इनका परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा। ककहरा क ख ग घ बेसिक जो एजुकेशन होती है वो सीखी। 1 साल पहले ही तो ये कॉलेज बना था। जिस स्कूल में पढ़ी थी उस स्कूल ने 1 साल पहले ही कॉलेज की कक्षाएं आरंभ की थी और ये उसी स्कूल के जो बढ़ा हुआ रूप था कॉलेज का, उसमें उन्होंने एडमिशन लिया था। और शीला अग्रवाल इसी साल इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए नियुक्त की गई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, बाकायदा नियम सहित, मतलब कि बिल्कुल बहुत कुछ सिखाकर मेरी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने मुझे किताबें चुनना सिखाया, अच्छी किताबों के नाम बताए, उन्हें पढ़ना सिखाया, उन्हें समझाया। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य का एक अच्छा परिचय या हिंदी साहित्य की दुनिया में एक विधिवत प्रवेश तो मेरी अध्यापिका ने ही करवाया था। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। जो मैं अब तक किताबें केवल पढ़ती थी, उन्होंने मेरे उस पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, अर्थात कि कुछ अच्छा चुनो और फिर उसको पढ़ो। तो मैं खुद भी किताबें चुन चुन कर पढ़ती थी और मेरी प्राध्यापिका भी खुद मुझे चुन चुन कर किताबें देती थी और पढ़ी हुई किताबों पर बहस भी होती थी, यानी कि डिबेट, उस पर अपने आइडियाज़ भी रखे जाते थे, अपने विचार भी उन पुस्तकों पर प्राध्यापिका शीला अग्रवाल और लेखिका दोनों रखती थी। 2 साल बीतते बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया और सुनीता उपन्यास बहुत ही अच्छा लगा। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा तो जरूर, पर उस समय वो मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। और कुछ सालों बाद नदी के द्वीप जब पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांध दिया कि उसी की झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई, पर इस बार कुछ
समझ के साथ। लेखिका कहती हैं कि जब से प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ, उन्होंने मेरे पढ़ने के दायरे को बदला, बढ़ाया, और जो मैं पहले केवल शरत चंद और प्रेमचंद आदि की किताबें पढ़ती थी, वहाँ से मेरी किताबों की दुनिया बढ़ी। जो कितने सारे देखो लेखकों के नाम इन्होंने बताए हैं, जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि तक फैल गई, और फिर तो फैलती ही चली गई। लेखिका पढ़ने की शौकीन हो चुकी थी और बहुत कुछ उस समय तक पढ़ चुकी थी। सबसे ज़्यादा ये अपने उस प्राध्यापिका से प्रभावित हुई, और लेखकों में इन्हें जैनेन्द्र जी की जो स्टाइल थी, छोटे छोटे सेंटेंस वाली स्टाइल, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इन्होंने उनका सुनीता उपन्यास पढ़ा। उसके बाद एक उपन्यास और था, शेखर एक जीवनी। लेखिका कहती है मैंने पढ़ा जरूर, पर मेरी समझ में वो नहीं आया। और कुछ सालों बाद जब शेखर के ही कविता का संग्रह है नदी के द्वीप, वो पढ़ा, तो उसने मन को इतना अच्छा बांध दिया कि उसी की झोंक में, मतलब उसी के बहाव में, मैं शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास फिर से पढ़ गई, और इस बार मुझे कुछ कुछ समझ में आया। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, गलत सही की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, अपितु उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। लेखिका कहती हैं ये जो समय था जब ये पुस्तकें पढ़ रही थी, वो कहती हैं कि ये मंथन का युग था। मंथन का युग मतलब विचार विमर्श का। ऐसे ही किसी भी विचार को अपनाया नहीं जा रहा था। गलत सही, पाप पुण्य, इनकी बनी बनाई जो धारणाएं थी, उनको बदला जा रहा था। सोच समझकर उन्हें अपनाया जा रहा था। बदलने के साथ साथ अगर तोड़ना है तो तोड़ा भी जा रहा था। और इसी संदर्भ में इन्होंने जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा, और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहस भी करती थी, मतलब डिबेट भी होता था। और वो ये हुआ कि उस उम्र में जितना सीख सकती थी उतना उन्होंने सीखा, और समझ के साथ सीखा। शीला अग्रवाल ने सिर्फ साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने उसे वहाँ से खींचकर स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। लेखिका कहती हैं कि मेरी प्राध्यापिका ने सिर्फ मेरा साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि मेरे पिताजी जिन राजनीतिक बहस में मुझे बैठने के लिए और सुनने के लिए कहते थे, वो सारी बहस चार दीवारी में हुआ करती थी, और मैं मेरे घर में ही रहकर उन राजनीतिक मुद्दों को सुनती थी। तो वो जो दायरा पिताजी ने बनाया था, मेरी प्राध्यापिका ने उसे भी खींचकर बहुत बड़ा कर दिया, और ये कहा कि घर बैठकर देश की स्थिति परिस्थितियों को जानने का क्या फ़ायदा। स्थितियां जो चल रही हैं देश में, उनमें सक्रिय भागीदारी को निभाओ। और सन 46-47 के वो दिन, ये 1946 और 1947, आप समझ सकते हैं उस समय का माहौल कैसा रहा होगा। वे स्थितियाँ, उसमें तो वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला, और वो भी युवा होते हुए बच्चों के लिए। प्रभात फेरियाँ, मतलब मॉर्निंग में जो रैलीज निकलती थी, हड़तालें, जुलूस, भाषण, ये हर शहर का चरित्र हो चुका था। भारत में हर शहर में ऐसा ही दृश्य दिखाई देता था। पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का नशा दिखता था। हर युवा चाहता था कि मैं देश के आंदोलनों से जुड़ जाऊं। मैं भी युवा थी, और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने तो मेरे रगों में बहते हुए खून को लावे में बदल दिया। और स्थिति यह हुई कि एक बवंडर तो शहर में मचा हुआ था जो अंग्रेजों के खिलाफ था, और दूसरा बवंडर कहाँ मचा हुआ था? घर में मचा हुआ था। यानी कि एक तो देश में हलचल थी, देश में विरोध हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के, और एक हलचल, एक बवंडर इनके घर में भी था, और ये बवंडर था लेखिका और लेखिका के पिता के बीच में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में मैं घर में आए लोगों के बीच में उठूं, बैठूं, जानूं, समझूं। लेखिका के पिता चाहते थे कि बस घर तक रहो, घर में बैठ करके जो लोग आते हैं उनको सुनो, समझो, जानो, सोचो, बस। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। लेखिका कहती हैं कि पिताजी मुझे आज़ाद रखते थे सिर्फ वहाँ तक कि मैं उनके सामने, उनके घर में बैठ कर के मैं सारी बातों को सुनूं। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था कि मैं सड़कों पर लड़कों के साथ नारे लगाऊं, हड़ताल करवाऊं, शहर की सड़कों पर चलूं। कितने भी आधुनिक थे वो, लेकिन उनके लिए ये बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था। तो लेखिका के पिता के लिए
तो उन लेखिका का सक्रिय भागीदारी निभाना आंदोलन में ये मुश्किल हो रहा था बर्दाश्त करना। और लेखिका के लिए मुश्किल था कि आपने मुझे आज़ाद भी बनाया है कि मुझे सब पता चलना चाहिए, और फिर एक दायरा भी खींच दिया, तो किसी के बनाए हुए दायरे में मेरे लिए चलना बहुत ही मुश्किल था। जब रगों में खून की जगह लावा बहता हो तो सारा निषेध और सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का सिलसिला जो तब शुरू हुआ था राजेंद्र से शादी की, तब तक चलता ही रहा। लेखिका कहती हैं कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं देश के बारे में जानूं, लेकिन एक दायरे में रहकर, और मैं चाहती थी कि जब मुझे स्वतंत्र ही किया गया है कि मुझे सब जानना चाहिए, तो फिर दायरा क्यों बनाया गया है। तो मेरे लिए उनके द्वारा दी गई आज़ादी के दायरे में चलना मुश्किल था। और ये युवावस्था में थी। युवावस्था जवानी की अवस्था होती है जब देश की भक्ति करते हुए या देश के स्वतंत्रता के आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए लेखिका कार्य कर रही थी। तो उस समय लहू की जगह शरीर में लावा बहता था, यानी कि जोश बहुत होता था। तो सारी रोक, निषेध मतलब रोक, मनाही, वर्जनाएं, मनाही, जितना भी चीज़ों की मना की गई है, रोक लगाई गई है, ये सारा डर, पिताजी का जो डर था वो सब कैसे ध्वस्त हो गया, ये मुझे तभी पता चला कि देशभक्ति के आगे मेरा सबका डर जो था वो मेरे हृदय से निकल गया। और जो पिताजी बचपन से अपने क्रोध से सबको थरथरा दिया करते थे, उन्हीं पिताजी से मैं टक्कर ले लिया करती थी, मैं उनसे बहस कर लिया करती थी। और उनसे टक्कर लेने का सिलसिला जो तब शुरू हुआ था वो कब तक चला, जब तक लेखिका ने अपनी पसंद से शादी की थी राजेंद्र नाम के व्यक्ति से, तो तब तक वो सिलसिला चलता ही रहा। यश कामना कहूँ बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। यश कामना मतलब यश की इच्छा रखना, लेकिन यहाँ पर वो कहती हैं ये ना कह के यश लिप्सा कहना चाहिए। यश लिप्सा मतलब यश की इच्छा नहीं होगा, यश का लालच, यानी कि प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, इस चीज़ का लालच। ये उनके पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि हमें प्रसिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। और उनके जीवन की धुरी का सिद्धांत था कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीवन जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि समाज में उसका नाम हो और उसे सम्मान, प्रतिष्ठा और वर्चस्व आदि प्राप्त हो। वर्चस्व मतलब अधिकार। लेखिका कहती हैं कि पिताजी की कमजोरी थी प्रसिद्धि, और उनका ये मानना था कि समाज में कुछ काम ऐसे हटके करने चाहिए जिससे कि समाज में नाम, प्रतिष्ठा सब मिले। तो इस प्रकार से कुछ विशिष्ट बनकर, विशेष बनकर जीना चाहिए और कुछ विशेष कार्य करने चाहिए, ये इनके पिताजी का सिद्धांत था। और इसके चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से बच गई थी। उनके इसी सिद्धांत के कारण ही एक दो बार तो मैं उनके क्रोध से बच गई थी। और उसी का एक जिक्र यहाँ पे कर रही हैं, दो घटनाएं बताएंगे। उनमें से पहली घटना है जब लेखिका अपने पिता के क्रोध से बाल बाल बची थी। और क्यों बची थी? क्योंकि लेखिका के पिता का सिद्धांत था समाज में वर्चस्व होना चाहिए, समाज में अधिकार होना चाहिए, लोग हमको फॉलो करें, हमारे पीछे भीड़ चले और हम कुछ हटकर नाम करें, हम विशिष्ट बनकर जिएं। इसी सिद्धांत के कारण लेखिका अपने पिता के गुस्से से बच गई थी। और वो घटना कुछ इस तरह से है कि एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर कॉलेज में मिलें। तो ये लेटर घर पहुंचा कि पिताजी को प्रिंसिपल ने बुलाया है, और उसमें बताया गया था कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आप कॉलेज आइए, अपनी लड़की के विषय में कॉलेज में मिलिए और आप बताइए कि आपकी लड़की जो काम कर रही है कॉलेज में, क्या उनके उन कामों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर लेखिका की शिकायती एक पत्र आया था लेखिका का कि जो वो कार्य करती है उससे कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब होता है। लेखिका अपने साथ में बहुत से कॉलेज के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लेकर जुलूस आदि निकालती थी। तो ये शिकायत आई कि आप बताइए आपकी बच्ची के व्यवहार के लिए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी, तो क्यों ना की जाए, आप बताइए। पत्र पढ़ते ही तो पिताजी आग बबूला, मतलब बहुत गुस्सा हुए और क्या कहते हैं, ये लड़की मुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं कॉलेज जाकर क्या क्या सुनना पड़ेगा। 4 बच्चे तो पहले भी पढ़े हैं, लेकिन किसी ने ऐसे दिन नहीं दिखाए कि मुझे कॉलेज जाकर उसकी शिकायत सुननी पड़े। गुस्से से भन्नाते हुए वो कॉलेज में गए। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था।
सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई और माँ से कह गई कि जब लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुला लेना। अब क्या हुआ, लेखिका ने जब देखा कि पिताजी कॉलेज चले गए हैं तो उसने पीछे से क्या किया, वो अपनी सहेली के घर जाकर बैठ गई, क्योंकि उसे अनुमान था कि वो कॉलेज से आकर कितना गुस्सा करेंगे, कितना कुछ सुनाएंगे। तो वो अपनी सहेली के घर चली गई और अपनी माँ से कह गई जब पिताजी आकर बहुत कुछ बोल लें, सारा गुबार निकल जाए, फ्रस्ट्रेशन उनका निकल जाए तो मुझे बुला लेना। लेकिन जब माँ लेखिका को बुलाने आई तो माँ कहती है कि अरे वो तो खुश ही हैं, वो तो बहुत खुश आए हैं कॉलेज से, चल कि चल घर पे, कुछ नहीं होगा। तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। गई तो सही लेकिन थोड़ा डरते डरते, और जाते से ही पिताजी ने उसे जब देखा तो क्या कहते हैं, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वो लोग तो किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा भी कर दो कि चलो कमरा छोड़कर बाहर आ जाओ, क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं, और तुम लोगों के मारे कॉलेज का चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। तो अब ये देखिए, दीपा के पिताजी आते से कहते हैं, अरे कॉलेज पर कितना अधिकार है तुम्हारा, कॉलेज की लड़कियों पर, कॉलेज के बच्चों पर तुम्हारा कितना रौब है। सारा कॉलेज, तुम 3 लड़कियां यहाँ लेखिका के साथ साथ और 2 लड़कियां थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही थी। तो लेखिका के पिता कहते हैं कि कितना रौब रखती हो तुम कॉलेज की लड़कियों पर, कि तुम और तुम्हारे साथ की 2 लड़कियां, यानी कि पूरा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चलता है। तुम्हारी प्रिंसिपल तो बहुत परेशान थी और मुझसे बार बार प्रार्थना कर रही थी कि मैं तुम्हारी वहाँ से तुम्हें निकलवा लूँ और अपने घर बिठा दूँ, क्योंकि प्रिंसिपल ने बताया था कि वो लोग तो किसी तरह से डरा धमका कर बच्चों को क्लास में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और तुम लोग अगर एक इशारा कर दो तो सभी बच्चे बाहर आकर तुम्हारे साथ नारे लगाते हैं, तुम्हारे साथ जुलूस और रैली आदि निकालने लगते हैं। तो तुम्हारी वजह से स्कूल कॉलेज वालों का कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। अब यहाँ पर लेखिका के पिता ने गुस्सा क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि समाज में वर्चस्व होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, लोग हमें फॉलो करने चाहिए, और यहाँ पर उन्हें यही सब दिखाई दे रहा था कि उनकी बेटी के पीछे सभी कॉलेज की लड़कियाँ चलती हैं, वो जो जैसे कह दे वैसा ही कर लेती हैं। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से भी घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से प्रिंसिपल को कहकर आए थे कि ये तो पूरे देश की पुकार है, कि मेरी बेटी जो करती है वो तो पूरे देश में हो रहा है, इसे कोई कैसे रोक सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी, बड़े प्रसन्न होकर पिताजी ये सब सुना रहे थे, और लेखिका कहती हैं कि मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मुझे न तो अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी कि मुझे बहुत तेज़ डांट पड़ सकती थी, लेकिन पिताजी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अब एक घटना और बताती हैं। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था, मतलब ये वो समय था जब आज़ाद हिंद फौज पर अंग्रेज़ों के द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया था, और जो लोग हड़ताल नहीं कर रहे थे उन लोगों को छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, मुख्य बाजार का जो चौराहा हुआ करता था, वहाँ पर इकट्ठा हुआ सारा विद्यार्थी वर्ग पूरे अजमेर का, और फिर हुई जबरदस्त भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह से पिताजी की लू उतारी। लेखिका कहती हैं कि ये आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का समय था, और उस समय अजमेर में विद्यार्थियों के बहुत बड़े समूह ने सब लोगों से उनकी दुकानें, बाजार आदि सब बंद करवा दिया था। तो और फिर उसके बाद सारा विद्यार्थी समूह इकट्ठा होकर के अजमेर के मुख्य बाजार के चौराहे पर, जिसे चौपड़ कहा जाता था, वहाँ पहुँचा और वहाँ पर जाकर के भाषणबाजी आरंभ कर दी, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ और देश में क्या होना चाहिए, इन सब बातों को लेकर के सबने भाषण देना शुरू कर दिया। तो लेखिका कहती हैं कि उस भाषणबाजी को सुनने वालों में से कोई एक थे, कौन, पिताजी के बहुत ही दकियानुसी मित्र, पिताजी के दकियानुसी का अर्थ क्या होता है, रूढ़िवादी, परंपराओं पर चलने वाले। तो ऐसे किसी दकियानुसी मित्र ने लेखिका को वहाँ देखा भीड़ में, और घर आकर पिताजी की अच्छी लू उतारी, यानी पिताजी से मेरी आलोचना करना आरंभ कर दिया, भड़काना आरंभ कर दिया, उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। क्या कहा,
अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है कि आपकी बेटी की तो मत मारी गई है, मतलब वो तो पागल हो गई है, लेकिन आपको क्या हुआ है? आप तो उसे रोक सकते हैं, आपने उसको रोका ही नहीं। आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते हैं आप न जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे और आपके घर की लड़कियों को यह शोभा देता है? उन्होंने क्या कहा, लेखिका के पिता के जो दकियानुसी मित्र थे उन्होंने कहा कि भाई आपने लड़कियों को आज़ादी दी, चलो अच्छी बात है, लेकिन आप देखते हैं आपकी लड़की न जाने कैसे कैसे लड़कों के साथ पूरे अजमेर शहर में नारे लगाती, रैलियां निकालती घूम रही है, भाषण देती घूम रही है। और आपको और हम आपके और हमारे घर की लड़कियां भले घर की लड़कियां हैं, उन्हें ये सब शोभा नहीं देता। आपको कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है या नहीं? वो तो आग लगाकर चले गए, वो तो लेखिका के पिता को भड़काकर चले गए, और पिताजी सारा दिन भभकते रहे, गुस्सा करते रहे, और क्या कहते रहे, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। और अपनी पत्नी से कहते हैं अब बंद करो इस मन्नू का घर से बाहर निकालना। वो कहते हैं कि अब बस मन्नू ने यही समय दिखाना बाकी रह गया था कि बाहरी लोग आकर मुझे कुछ भी कहकर चले जाएं। और वो अपनी पत्नी को कड़ा निर्देश देते हैं कि आज से मन्नू का घर से निकलना बंद करो। और लेखिका को पता नहीं था कि उनके घर पे ये सब कुछ चल रहा है। वो रात को नारेबाजी, आंदोलन, दंगे, ये सब जो चल रहा था उसको हैंडल कर रही थी। इन सब से बेखबर मैं रात होने पर जब घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। पिताजी के बहुत ही अंतरंग मतलब क्लोज फ्रेंड, और अजमेर जो जगह थी, शहर था, उसके बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो इनके घर पे बैठे हुए थे। जब रात को लेखिका लौटी, मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। लेखिका के पिता के जो दोस्त थे अंबालाल जी, उन्होंने लेखिका को देखते से ही बहुत अच्छा स्वागत किया और कहते हैं आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपट पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो, यू हैव मिस्ड समथिंग। वो कहते हैं कि उनके पिताजी वो कहते हैं कि आज आप अपनी बेटी का भाषण देखते, कितना ज़ोरदार इसने भाषण दिया था, क्या आप घर में घुसे रहते हो? आज आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। वो धुआंधार तारीफ करने लगे और बोलते जा रहे थे, और पिताजी के चेहरे का जो क्रोध था, वो धीरे धीरे, जो संतोष था, वो धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। और भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। वो कहती हैं कि जैसे जैसे अंबालाल जी मेरी तारीफ़ें किए जा रहे थे, मेरे पिताजी का संतोष धीरे धीरे गौरव में बदल रहा था, उन्हें मुझ पर गर्व महसूस हो रहा था। जब लेखिका अंदर घर में गई तो उसकी माँ ने बताया कि अच्छा हुआ तो दोपहर को नहीं आई, दोपहर को तो तेरे पिताजी बहुत आग बबूला हो रहे थे। तब मैंने बड़ी राहत की सांस ली। तो ये दो घटनाएं हैं। यहाँ पर भी लेखिका के पिता ने उसे क्यों नहीं डांटा? क्योंकि उनका मानना था कि काम कुछ ऐसा करो कि लोग तुम पर नाज करें, तुमको फॉलो करें। अब यहाँ पर लेखिका का उस समय हजारों की भीड़ में खड़े होकर भाषण देना एक बहुत ही बड़ा काम था। आज जब लेखिका कहती हैं कि मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, मतलब कि जब ये पाठ लिख रही हैं उस समय की बता रही हैं कि आज जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। मैं 15, 16, 17 साल की लड़की थी, क्या तो मैं भाषण देना जानती थी और क्या मेरी उम्र थी। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। और ये भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना संकोच और झिझक के ऐसे धुआंधार बोलना उसके मूल में रहा हो, कि यही अपने आप में बहुत बड़ी प्रशंसा थी कि अजमेर जैसे शहर में एक लड़की धुआंधार हजारों की भीड़ में बोल रही थी। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच में जीते थे। एक ओर तो वो विशिष्ट बनने और बनाने की इच्छा रखते थे, और दूसरी ओर कहते थे कि सामाजिक छवि पर धूल नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि समाज में हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। पर क्या ये संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि इन दोनों का रास्ता ही टकराहट का है? यानी पिताजी एक तरफ तो चाहते हैं कि विशेष बनकर जियो, कुछ ऐसा विशेष काम करो, और एक तरफ चाहते हैं कि समाज में नाम खराब नहीं होना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। तो लेखिका कहती हैं कि पिताजी की ये दोनों बातें विपरीत हैं और ये टकराहट का रास्ता है। क्या इन्हें नहीं पता कि अगर कोई काम विशिष्ट किया जाएगा तो लोग तारीफ़ों से पहले आलोचना करेंगे, और अगर विशिष्ट काम नहीं करेंगे तो हमें कभी
प्रतिष्ठा, इज्जत आदि भी नहीं मिलेगी। क्या ये संभव है? पिताजी को क्या इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि इन दोनों का रास्ता ही टकराहट का है? अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दूसरा और छठा प्रश्न करवा चुकी थी। हम बात करेंगे यहाँ पर पहले प्रश्न की। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? लेखिका के व्यक्तित्व पर दो प्रमुख व्यक्तियों का जो प्रभाव पड़ा वे थे उसके पिता और उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। तो देखिए, पिताजी का प्रभाव उनके ऊपर सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही पड़े। सकारात्मक कैसे पड़ा कि उन्होंने अपनी बेटी को राजनीतिक बहस में शामिल करके उसे बहुत जागरूक बनाया। उसके अलावा उसकी प्रतिभाओं को रसोई में नष्ट नहीं होने दिया, उसकी शिक्षा को पूरा करवाया। और उसके साथ साथ में जब लेखिका ने कॉलेज आदि में जुलूस हड़तालें वगैरह करवाई थी तो उन्होंने उसको प्रशंसा की और उसे इस तरह के कामों के लिए और भी ज़्यादा निर्भीक बना दिया। तो इस प्रकार से वो पिताजी का सारा सकारात्मक रहा। और उसके बाद पिताजी का एक और क्या रहा कि उन्होंने, ये जो नकारात्मक बता रही हूँ, कि उन्होंने अपने बेटी के अंदर अपने बर्ताव के द्वारा हीन भावना को डाल दिया था। इसके कारण लेखिका के अंदर कहीं ना कहीं संकोच हमेशा बनता रहता था। अगला जो प्रभाव था वो था उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का। शीला अग्रवाल ने उन्हें चुन चुन कर पढ़ना सिखाया, तरह तरह के लेखकों से परिचय करवाया और घर में बैठ कर के राजनीतिक बहस करने के बजाय एक देशभक्त, सक्रिय देशभक्त बना करके उनको देश की स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी लेने के लिए प्रेरित किया। अब बात करेंगे हम तीसरे प्रश्न की कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हुआ और न ही अपने कानों पर। वो घटना थी जब लेखिका के कॉलेज से एक लेटर आया था जिसमें कि लेखिका की शिकायत की गई थी। तो जब वह गए उसके पिताजी, तब तो लेखिका बड़ी घबरा रही थी, लेकिन जब वो आए और बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा कर रहे थे लेखिका की, तो उसे अपने न तो कानों पर विश्वास हो रहा था और न ही अपने आंखों पर विश्वास हो रहा था। उसके बाद देखिए, लेखिका की अपने पिता के साथ वैचारिक टकराहट के बारे में बताइए कि किस प्रकार से उनके विचार टकरा जाते थे। लेखिका और उसके पिता के मतभेदों और टकराहट का मुख्य कारण उनके विचारों का विरोधी होना था। पिता चाहते थे कि समाज और देश की सारी परिस्थितियों को उनकी बेटी जाने और बहुत अच्छी सोच वाली बने, लेकिन ये सब काम वो घर में रह कर के करे। उनको हड़तालें नारे करवाती हुई लड़की पसंद नहीं थी। इस प्रकार से वो एक इच्छा चाहते थे कि काम कुछ हटकर करो, लेकिन समाज में अपनी छवि बहुत अच्छी बनी रहनी चाहिए। और ये बिल्कुल विपरीत बातें थी। तो लेखिका का अपने पिता से सदैव टकराव ही चलता रहा। फिर है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए मन्नू जी की भूमिका को बताइए। देखिए, 1946-47 के आसपास की बात है जब लेखिका ने सक्रिय भागीदारी आरंभ कर दी थी। उस समय सारे देश में आंदोलन हो रहे थे, पूरा देश जैसे उबल रहा था, सभी वर्ग अपने आप को आज़ाद कराने में लगे हुए थे। तो अब इसमें लेखिका की क्या सक्रिय भागीदारी रही कि उन्होंने भी प्रभात फेरियां निकालना, जुलूस हड़तालें, भाषण आदि करवाना और कॉलेज को बंद करवा देना, बाजार बंद करवा देना आदि का एक सक्रिय भागीदारी निभाई। तो ये उनका कार्य रहा। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगर में रहने वाले लोग ऐसे पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। देखिए, मनुष्य के सामाजिक जीवन में पड़ोस, मोहल्ला, समाज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पड़ोसियों के साथ में रहने से व्यक्ति के अंदर एक सुरक्षा की भावना आती है और जब भी अचानक कोई विपदा आ जाती है तो सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं महानगरों की, महानगर में लोग फ्लैट में रहते हैं और बंद फ्लैट में रहते रहते वो ये भी नहीं जान पाते कि पड़ोस में कौन रहता है और उनका पूरा दिन भौतिक सुविधाओं को, भोजन को जुटाने में ही निकल जाता है। पति पत्नी दोनों काम पर निकलते हैं और बच्चे सिर्फ टीवी आदि के सहारे ही बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से उनके अंदर किसी से हिलने मिलने की भावना नहीं आ पाती है। तो इसलिए जो फ्लैट में रहते हैं वो लोग थोड़ा सा असुरक्षित भी महसूस करते हैं, जबकि जो मोहल्ले में रहते हैं, समाज में रहते हैं, उनके बच्चों का आत्मविश्वास बाकी बच्चों से ज़्यादा होता है।
तो इस प्रकार से महानगर में रहने वाले लोगों को पड़ोस कल्चर नहीं मिल पाता, इसीलिए उनके बच्चों में हमेशा एक चिंता रहती है, पढ़ाई का बोझ रहता है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते रहते हैं। आप ये अपना काम करेंगे और उसके बाद हम अपने लाइव क्लास में आप मुझे इस चैप्टर की प्रॉब्लम हो तो वो पूछेंगे। थैंक यू।